हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे सीटेट ऑल पेपर के लिए, यानी पेपर 1 पेपर 2 के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। पहला है केवल किताबें, शिक्षक का डर, बच्चे की सक्रिय भागीदारी या सजा देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चे की सक्रिय भागीदारी। इसका सही आंसर बच्चे की सक्रिय भागीदारी हो जाएगा। दूसरा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण 7 से 11 वर्ष के बच्चों में होता है। पहला है संवेदीगामक चरण, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा है ठोस संक्रियात्मक चरण, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस संक्रियात्मक चरण। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार अधिगम का आधार क्या है। अंतर्दृष्टि, प्रबलन, अनुकरण या सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबलन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, प्रबलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है। वाइगोत्स्की का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है। पहला है संज्ञानात्मक विकास के चरण, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध, अप्रेक्षणीय अधिगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, ज्ञान स्वयं द्वारा बनाया जाता है, यह किस सिद्धांत की मुख्य मान्यता है। व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, रचनावाद या जुड़ावाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रचनावाद। क्या हो जाएगा, रचनावाद। आंतरिक प्रेरणा का मतलब है, पहला है पुरस्कार के लिए काम करना, डर से काम करना, काम में खुद आनंद लेना या माता पिता के दबाव से पढ़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काम में खुद आनंद लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काम में खुद आनंद लेना। अगला प्रश्न है, शॉर्ट टर्म के मेमोरी की क्षमता कितनी होती है। मतलब कि शॉर्ट टर्म का मेमोरी जो है, यानी कि क्षमता, याद करने की क्षमता कितनी होती है। 3 से 5 आइटम, 5 से 9 आइटम, या जिसको बोलते हैं जादुई संख्या 7 ± 2 या 7 + 2 या 7 - 2। अगला है 15 से 20 आइटम। उसके बाद है असीमित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 9 आइटम, जिसको जादुई संख्या बोलते हैं, 7 ± 2। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में क्रिटिकल पीरियड का मतलब क्या है। बाल मनोविज्ञान में क्रिटिकल पीरियड का क्या मतलब है। पहला आंसर ऑप्शन है खेलने का समय, दूसरा है विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय, तीसरा है परीक्षा का समय, चौथा है सोने का समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय। अगला प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल कितनी बुद्धियां होती है। पहला है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 12, चौथा है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, क्लासरूम में ध्यान भटकने का सबसे बड़ा कारण क्या है। पहला ऑप्शन है लंबा लेक्चर, दूसरा है बच्चे की उम्र, तीसरा है शिक्षक का अनुभव, चौथा है स्कूल का रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबा लेक्चर, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर देने से उसका स्टूडेंट का माइंड भटक जाता है। अगला प्रश्न है, पावलोव का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग किससे संबंधित है। कुत्ता और घंटी, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, दूसरा है चूहा और बॉक्स, तीसरा है बंदर और केला, चौथा है बच्चा और आग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता और घंटी। अगला प्रश्न है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD कहते हैं, किसका सिद्धांत है। पियाजे का है, वाइगोत्स्की का है, स्किनर का है या ब्रूनर का है। तो इसका आंसर हो जाएगा
वाइगोत्स्की। जेडपीडी का सिद्धांत किसका है? वाइगोत्स्की का है। अगला प्रश्न है अधिगम स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है? एक कक्षा से दूसरी कक्षा जाना, एक स्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी स्थिति में लगाना। तीसरा है स्कूल बदलना। चौथा है किताब बदलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक स्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी स्थिति में लगाना। इसी को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने विकसित किया? स्किनर, अल्फ्रेड बीने, वाइगोत्स्की या गार्डनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बीने ने किया था। अगला प्रश्न है प्ले वे मेथड मुख्य रूप से किस उम्र के बच्चों के लिए सबसे प्रभावी है? यानी कि प्ले वे मेथड 12 से 15 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, 15 से 18 वर्ष या 20 वर्ष से ऊपर। प्ले वे मेथड तो इसके लिए होगा 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है देखते हैं मोटिवेशन के 2 प्रकार हैं। पहला है आंतरिक और बाहरी, अच्छा और बुरा, तेज और धीमा, पुराना और नया। तो इसका से आंसर हो जाएगा आंतरिक और बाहरी। अगला प्रश्न है एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य संकट क्या है? एरिक्सन का मुख्य संकट क्या है? पहला ऑप्शन है विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा ऑप्शन है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तीसरा है उद्योग बनाम हीनता। चौथा है स्वायत्तता बनाम संदेह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहचान बनाम भूमिका भ्रम। अगला प्रश्न है रचनात्मक सोच यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है? क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है? पहला है सख्त नियम, खुली सोच और स्वतंत्रता, रट्टा मारना या डांटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुली सोच और स्वतंत्रता। खुली सोच और स्वतंत्रता इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। मेमोरी का सबसे पहला चरण क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी, सेंसर मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी या फ्लैशबैक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंसर मेमोरी। अगला प्रश्न है शिक्षक सुविधाता करता है न कि ज्ञान का स्रोत। यह सिद्धांत किसकी बात है? व्यवहारवाद, रचनावाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रचनावाद। बंटुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस आधारित पर है? प्रबलन, अनुकरण जिसको बोलते हैं मॉडलिंग, सजा, भूख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकरण। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया किस प्रकार की समस्या है? पहला गणित पढ़ने और लिखने में कठिनाई। तीसरा है सुनने की। चौथा है बोलने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ने और लिखने में कठिनाई को डिसलेक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न है मास्लो के जरूरतों के पदानुक्रम में सबसे ऊपरी जरूरत क्या है? पहला है सुरक्षा, दूसरा है स्वयं साक्षात्कार जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। तीसरा है भोजन, चौथा है प्रेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं साक्षात्कार। अगला प्रश्न है अधिगम शैली लर्निंग स्टाइल मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? पहला है 2, दूसरा है 3 जिसको विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, तीसरा है 7, चौथा है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन है? विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है। अगला प्रश्न है टेस्टिंग इफेक्ट क्या दर्शाता है? पढ़ने से याद रहता है, बार बार परीक्षण करने से याददाश्त मजबूत होती है, रात में पढ़ने से याद रहता है, संगीत सुनते हुए याद रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बार बार
परीक्षण करने से याददाश्त क्या होती है? मजबूत होती है। ब्लूम का टेक्सोनोमी यानी कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? छात्रों को दंड देने के लिए, अधिगम उद्देश्यों के स्तरों में विभाजित करने के लिए, स्कूल भवन बनाने के लिए, खेल आयोजित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम उद्देश्यों को स्तरों में विभाजित करने के लिए। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास या भाषा विकास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक विकास, इसको मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, भावात्मक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने, डेनियल गोलमैन ने, पियाजे ने या स्किनर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनियल गोलमैन ने। अगला प्रश्न है, इबिंगहस की फॉरगेटिंग कर्व बताती है कि? इबिंगहस एक साइंटिस्ट है, उसकी फॉरगेटिंग कर्व क्या बताती है? सीखा हुआ हमेशा याद रहता है, भूलने की गति शुरू में तेज होती है, रात में ज़्यादा भूलते हैं, केवल बुजुर्ग ही भूलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूलने की गति शुरू में तेज होती है। अगला प्रश्न है, ADHD का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, दूसरा है एकेडमिक डेवलपमेंट हेल्प डिसऑर्डर, तीसरा है एडवांस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी, चौथा है अटेंशन डेवलपमेंट हार्मोनी डिसऑर्डर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगला प्रश्न है, अधिगम में स्पेस्ड रिपीटिशन क्या है? का मतलब फायदा क्या है? पहला है एक बार में सब याद करना, लंबे समय तक याद रखने में मदद, सिर्फ परीक्षा से पहले काम आता है, कोई फायदा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबे समय तक याद रखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार अधिगम में स्केप होल्डिंग क्या है? ब्रूनर एक साइंटिस्ट है। ब्रूनर महोदय के अनुसार अधिगम में स्केप होल्डिंग क्या है? छात्र को गिरने देना, शिक्षक द्वारा अस्थायी सहायता प्रदान करना या किताब पढ़ना? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा अस्थायी सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, बुद्धि का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? स्पेयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी, गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस, केटल का फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, चौथा है स्टर्नबर्ग का ट्रायरिक थ्योरी। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है, क्लासरूम में क्लासिकल कंडीशनिंग का उदाहरण क्या हो सकता है? घंटी बजाते ही कक्षा में जाना शुरू कर दें, अच्छा काम करने पर इनाम, गलती पर सजा, किताब पढ़ना? तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा काम करने पर इनाम देना। अगला प्रश्न है, मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या है? दूसरों के बारे में सोचना, अपने खुद के सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना, गणित करना या खेल खेलना? मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है अपने खुद के सोचने की प्रतिक्रिया में सोचना। अगला प्रश्न है, इनकल्सिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को अलग अलग क्लास में पढ़ाना, सभी बच्चे विकलांग सहित एक साथ पढ़ाना, केवल तेज बच्चे को पढ़ाना, केवल धीमे बच्चे को पढ़ाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी बच्चों यानी कि विकलांग सहित को एक साथ में पढ़ाना। ऑप्शन है, ग्रोथ माइंडसेट किसने दिया? कारोल इवेक, अल्बर्ट बंडूरा, जॉन ड्यूई या जीन पियाजे? इसका सही आंसर हो जाएगा
कारोल इवेक। अगला प्रश्न है, अधिगम में फीडबैक का महत्व क्यों है? छात्र को अपनी गलती सुधारने में मदद करता है, समय बर्बाद करता है, केवल शिक्षक को अच्छा लगता है, कोई महत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम। छात्र को अपनी गलती सुधारने में क्या करता है? मदद करता है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का क्रिटिकल पीरियड कितनी उम्र तक माना जाता है? 12 वर्ष, 7 से 8 वर्ष, या 18 वर्ष, या 25 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, रचनात्मक अधिगम में बच्चा क्या भूमिका निभाता है? निष्क्रिय श्रोता, दूसरा है सक्रिय ज्ञान निर्माता, तीसरा है केवल रटने वाला, चौथा है शिक्षक का विरोधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्रिय ज्ञान निर्माता। चलिए अगला प्रश्न है, लर्नड हेल्पलेसनेस, लर्नड हेल्पलेसनेस किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है लगातार असफलता से हार मान लेना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, हमेशा सफल होना, या खेलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगातार असफलता से हार मान लेना। अगला प्रश्न है, किशोरों में पीर प्रेशर का प्रभाव अधिगम पर कैसा पड़ता है? हमेशा सकारात्मक पड़ता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पड़ता है, हमेशा नकारात्मक पड़ता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रट्टा मारने की क्षमता जांच करना, समझ और विश्लेषण की क्षमता जांच करना, केवल समय बर्बाद करना, या बच्चों को डराना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समझ और विश्लेषण की क्षमता को जांचना। अगला प्रश्न है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग में बच्चा क्या करता है? खुद अपना लक्ष्य बनाता है और प्रगति जांचता है, शिक्षक पर पूरी तरह निर्भर रहता है, कभी पढ़ता नहीं है, सिर्फ खेलता रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुद, बच्चा जो है कि खुद अपना लक्ष्य बनाता है और प्रगति की जांच करता है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किस समस्या को कहते हैं? पढ़ने में कठिनाई, गणित में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, या सुनने में कठिनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणित में कठिनाई। डिस्कैल्कुलिया है, सॉरी डिसलेक्सिया नहीं है, डिस्कैल्कुलिया है। डिस्कैल्कुलिया यानी कैलकुलिया से ही ट्रिक से याद, कैलकुलिया से कैलकुलेटर किस में होता है? तो गणित में होता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट मेथड किस शिक्षा दार्शनिक से संबंधित है? जॉन डी, स्किनर, पावला, या वाइगोत्स्की? प्रोजेक्ट मेथड किससे है? जॉन डी। अगला प्रश्न है, अधिगम में इंटरलीविंग तकनीक क्या है? एक ही विषय को लगातार पढ़ना, अलग अलग विषयों को मिक्स करके पढ़ना, रात में पढ़ना, संगीत सुनते वक्त पढ़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलग अलग विषयों को मिक्स करके पढ़ना, यही है इंटरलीविंग मेथड। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोपिक प्रभाव यानी कि टेलीस्कोपिक प्रभाव क्या है? पहला ऑप्शन है हाल की घटनाएं ज़्यादा याद रखना, पुरानी घटनाएं ज़्यादा याद रहना, कभी न याद रहना, सब भूल जाना। हाल ही की घटना ज़्यादा याद रहना, यही है टेलीस्कोपिक प्रभाव, जिसे टेलीस्कोपिंग इफेक्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ज़्यादा इनाम देना, बच्चे को चुनने की स्वतंत्रता देना, डांटना, तुलना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को चुनने की स्वतंत्रता, यानी कि फ्री, बच्चे को जो फ्री छूट देना है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? बच्चे को समझकर
यानी कि बच्चे को समझाकर प्रभावी तरीके से पढ़ाना। केवल परीक्षा पास कराना ये तो नहीं होगा, स्कूल फीस बढ़ाना ये भी नहीं होगा, शिक्षकों को सजा देना ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को समझाकर प्रभावी तरीके से पढ़ाना। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।